हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने मेरे YouTube चैनल मैथ ट्यूटर विद सुमित तंवर पर वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस YouTube चैनल पर क्लास 12th की कुछ वीडियो चलती हैं जिसमें आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाता है। अपनों ने अभी तक टोटल 4 चैप्टर कर लिए हैं। आज 5वें चैप्टर के तौर पे मैं मैट्रिक्स चैप्टर को ले रहा हूं, जो कि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जो कि आप सबको पता है। क्या रिक्वेस्ट रहता है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशनल नहीं मिलता है। तो आपके लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ही आपके लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए बस उतना ही गुरु दक्षिणा होगा। बस आप कहते हैं ना कि एक शिष्य गुरु को क्या दे सकते हैं, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा के तौर पे ओनली एक सब्सक्राइब। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज। और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे YouTube जो भी क्लास होती है उसको लाइक जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पहले इस चैप्टर के बारे में इंट्रो करवा देता हूं। मैट्रिक्स वर्ड को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। ठीक है ना। इसकी परिभाषा के तौर पे आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स को किसी कॉलम में, किसी स्तंभ में रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स को स्तंभ में नहीं रखा जा सकता। तो ये बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि मैट्रिक्स को स्तंभ में नहीं रख सकते। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स एक ऐसी संख्या है जिसका मान नहीं निकाला जा सकता। मैट्रिक्स का मान नहीं निकाला जाता, जबकि सारणिक का मान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर सारणिक है, उसकी बात है। सारणिक को डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो सारणी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स को आप किसी भी तौर पे लिख सकते हो, ब्रैकेट में, स्तंभ में, बड़े ब्रैकेट में, डबल स्तंभ में, किसी भी तरीके से मैट्रिक्स को रखा जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम। मैट्रिक्स का क्रम हमेशा m into n होता है। m होता है पंक्ति, n होता है स्तंभ। m को हमेशा क्या बोलते हैं अपने? पंक्ति। और n को बोलते हैं स्तंभ। इंग्लिश में बात करें तो पंक्ति का मतलब कॉलम, और ये रो और कॉलम, ठीक है। ये रो होगी। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बढ़ाई 1 2 3 4 5 6, तो ये इसकी रो है और ये इसके कॉलम है। तो इसको रो बोलेंगे और इसको कॉलम बोलेंगे। तो 1 2, कितनी रो है इसमें? 2 रो है। तो अपने पास 2 पंक्ति है, तो 2 into 1 2 3, कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। तो ये मैट्रिक्स कितने क्रम की कहलाएगी? 2 into 3 क्रम की मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आपको जितने भी रो होंगे वो पहचानने हैं, जितने भी कॉलम है वो पहचानने। सबसे पहला काम तो यही होता है। मैट्रिक्स आप कितने भी क्रम की बना सकते हो। जैसे जरूरी नहीं कि 2 1 3 4, ये भी मैट्रिक्स है। 1 2 2 रो, 1 2 2 कॉलम, तो ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है। तो सबसे पहला काम ही होता है मैट्रिक्स का क्रम। कौन सा क्रम होता है? m into n। m अपनी पंक्ति होती है, n अपना स्तंभ होता है। ठीक है ना। सबसे पहले ही बात, तो मैट्रिक्स को हमेशा किस में लिखा जाता है? m into n रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहला तो यही है। वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, बेसिक है। अब अपने बात करेंगे मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो नंबर 1, सबसे पहले अपने पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति आप बोल लो इसको, और इंग्लिश में लिख देता हूं। पंक्ति को क्या बोलते हैं अपने? पंक्ति को बोल दिया मैंने रो। अभी बात की थी अपने रो मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक पंक्ति हो उसको पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। केवल और केवल एक पंक्ति हो। इसकी परिभाषा के तौर पे आप क्या लिख सकते हो? जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक पंक्ति हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, एक पंक्ति 3 रो। ठीक है ना। 1 2 3, एक पंक्ति 3 रो। और भी बढ़ा सकते हो आप। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहते हो 1 2, एक पंक्ति
2 रो। ठीक है, जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक पंक्ति और रो कितने भी हो, अपने को रो से कोई मतलब नहीं है, पंक्ति से मतलब है। ठीक है ना, पंक्ति केवल एक होनी चाहिए। यदि पंक्ति एक है मतलब m का मान m इंटू n लिखते ना पड़े, m का मान यदि एक होगा तो वो पंक्ति कौन सी कहलाएगी, पंक्ति अवयव कहलाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर पे बात करेंगे स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। स्तंभ किसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको नाम से पता चल रहा हो, जैसे पंक्ति मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति, तो उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ, 1 2 3, एक ही स्तंभ। जैसे अब 1 2 3, 3 तो इसमें कॉलम है, सॉरी पंक्ति है, और कॉलम कितना है, केवल और केवल एक। ठीक है, किसी भी तरह का बना सकते हो, 1 2, तो 1 2, 2 इंटू। ठीक है ना, एग्जाम्पल है ये 1 और 2, ये बता दी। 3 नंबर पे बात करते हैं अपने शून्य अवयव। 3 नंबर पे मैंने बात कर ली किसकी, शून्य अवयव, मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स कौन सा होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m और n, मतलब m और n से मतलब नहीं है अपने को, उसके अंदर आने वाले अवयव m और n के अवयव, जैसे 0 0 0 0, ये इसका एग्जांपल हो गया। 0 0 0 0 0 0, ये भी इसका एग्जांपल हो गया। एक ही एग्जांपल लिख लो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सब जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, जीरो हो, वो आपका क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैंने 3 लिख लिए, वीडियो को पॉज करके इन तीनों को लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास। अब अपनी बात कर लेते हैं चौथे की, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्ति और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम की वैल्यू समान हो, इक्वल, मतलब m और n की वैल्यू इक्वल हो। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, तो ये 2 इंटू 2 है, पंक्ति और कॉलम स्तंभ, मतलब पंक्ति और स्तंभ समान है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7, कुछ भी लिख दो, तो इसमें 3 इंटू 3 है। तो ये दोनों यदि इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी, सॉरी वर्ग अवयव कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब जिसमें m और n की वैल्यू क्या हो, समान हो, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4, वो सब मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं अपने किसकी, विकर्ण मैट्रिक्स की, विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, डायगोनल बोलते हैं ना विकर्ण को इंग्लिश में, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा के तौर पे अपने बात कर लेते हैं, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा बाकी कोई भी अवयव जीरो ना हो, मतलब जीरो हो। मुख्य विकर्ण के अलावा कोई भी अवयव ना हो, अर्थात जीरो हो, ना हो का मतलब जीरो होना। ठीक है ना, मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अब मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, मतलब मेन डायगोनल, मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, ये वाला मेन डायगोनल होता है वर्ड। अब जैसे आप अपने मैट्रिक्स की बात कर लेना, जैसे अपने शुरू में बात की, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हमेशा ये A1, ये इसके अंदर अवयवों के नाम होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये मैट्रिक्स के अवयव होते हैं। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है, मान लो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल अक्षर से। जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स के अवयव क्या है, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये है A11 A22 A33, ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाएगा। कौन सा विकर्ण, मुख्य विकर्ण, मतलब मेन डायगोनल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो विकर्ण अवयव वही होता है जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सभी
जीरो हो, मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सभी क्या हो, जीरो हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा। समझ आ गई होगी बात कि मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सभी के सभी जीरो हो। इसी तरह से अपने एक और बात कर लेते हैं अदिश अवयव की। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है कि मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और बाकी सभी जीरो, ठीक है ना, वो स्केलर मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण के अवयव समान और बाकी सभी जीरो हो तो वो आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ आ गया होगी बात, मतलब दोनों में। अब इससे जुड़ती हुई एक परिभाषा और हो जाएगी, इकाई मैट्रिक्स या इकाई अवयव, ठीक है। तो उसकी परिभाषा क्या होगी, इकाई मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण का अवयव एक, मतलब प्रत्येक मान एक एक एक। तो इसमें से यदि मैं दो कॉमन निकालूंगा तो ये एक बन जाएगा, लेकिन दो उसके साथ आ जाएगा ना गुणा में, इसलिए अदिश में आता है। और उसकी इकाई मैट्रिक्स की अलग से परिभाषा बता दूंगा मैं आपको। तो पहले 4 5 6 ये लिख लीजिए और ये भी साथ में जरूर पढ़ाना मुख्य विकर्ण के साथ, ठीक है। तो उसके बाद अपनी नेक्स्ट पे देखते हैं। नंबर 7 पे बात करेंगे इकाई मैट्रिक्स की। अब इकाई मैट्रिक्स कौन सा होता है, इकाई मैट्रिक्स वो, इकाई मैट्रिक्स को इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स या एक नाम और होता है आइडेंटिटी। अपने इकाई को आइडेंटिटी भी बोलते हैं ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, एक ही बात है, इकाई मैट्रिक्स। तो अभी भी मैंने बात की थी जिसके अंदर क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकर्ण का अवयव का मान केवल और केवल एक हो, बाकी सभी जीरो। तो 1 1 बात कर लेते हैं, ठीक है, या 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। अब अपने पास 8 नंबर पे बात कर लेते हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार अवयव मतलब त्रिभुजाकार को ट्राइंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप मैट्रिक्स। तो इसके अंदर दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक ऊपरी अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के अंदर वो होता है कि मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव मौजूद हो, नीचे वाले अवयव मौजूद ना हो। मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव, फॉर एग्जांपल की बात कर लो, जैसे 1 2, तो यहां कोई अवयव हो लेकिन ये वाला अवयव 0। ये तो एग्जांपल मैंने 2 into 2 का बनाया है। इसी तरह से 3 into 3 का बना ले, 1 2 3 4 5 6 और ये 0 0 हो जाए। ऊपरी त्रिभुजाकार का मतलब ये मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव मौजूद हो, नीचे वाले अवयव मौजूद ना हो, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और इसी तरह से निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात करें तो जैसे इस परिभाषा से आपको पता चल रहा हो कि ऊपरी में ऊपर वाले अवयव है तो निम्न में नीचे वाले अवयव मौजूद होंगे, तो नीचे वाले अवयव मौजूद होंगे तो इसको उल्टा कर दो, बिल्कुल बस कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और इन सबको क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए इनके, ठीक है ना। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे, इतने ही टोटल 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 के 8 मैंने बता दिया आपको। तो आपको बस इतना ही करना है, इनका रिवीजन करना है। इनका काम का क्या आएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अपने पास एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है इनके बारे में, किसी भी एक टॉपिक 8 में से कोई भी एक टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो वो आपको बताना होगा उसकी डेफिनेशन सही। तो डेफिनेशन कोई रट्टा नहीं मारनी, डेफिनेशन जैसे मैंने बताई है ना, आपको एग्जाम्पल ध्यान में होना चाहिए। माइंड में यदि एग्जाम्पल है तो आप उसकी डेफिनेशन तुरंत तैयार कर सकते हो। एग्जाम्पल को ज्यादा ध्यान में रखो, उसका एग्जाम्पल क्या कहता है। मैथमेटिकल तो देखो एग्जाम्पल पे डिपेंड है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी ज्यादा मैथ में स्ट्रांग होते हो। तो मैथ का सबसे ज्यादा कोई बच्चा कहते हैं ना सर मेरे को मैथ में इंप्रूव करना है, मैथ में इंप्रूव कैसे करूं,
तो नॉर्मल सी बात है बेटा, आपको क्या करना होगा, हमेशा ही मैथ में एग्जाम्पल करने हैं, मतलब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही आप मैथ में परफेक्ट हो सकते हो। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अपने नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में। प्रॉपर्टी गुणधर्म, मैट्रिक्स की कुछ गुणधर्म होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, ये आपके बहुत यूज होंगे पूरे मैट्रिक्स में, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले आता है परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ लगता है यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। किसी आव्यूह के प्रत्येक पंक्तियों को स्तंभों में और प्रत्येक स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो परिभाषा जो मैंने बोली है, डेफिनेशन, वो बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है, उसे ही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ये किसी पे भी लागू हो सकता है, जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने किसी भी आव्यूह पे बोला है, न कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, ठीक है ना। तो आप कोई भी मैट्रिक्स पे लगा सकते हो। जैसे मान लो ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, 2 3 4 5 6 7, तो मेरे को इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज को डिनोट किससे किया जाता है, ए ट्रांसपोज से डिनोट किया जाता है। तो मेरे को इसको ए ट्रांसपोज याद करना है, तो क्या हो जाएगा, पंक्तियों को किस में बदल दो, स्तंभ में बदल दे, मतलब रो बदल गया कॉलम में और ये भी रो बदल जाएगा कॉलम में। तो ये पहले मैट्रिक्स था किसका, 2 इंटू 3 का, 1 2, अब ये बन गया 3 इंटू 2 का, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स को आप यदि गुणा करोगे, अब देखो ये इसका गुणा, अब मैं आपको बता दूंगा इसका गुणा संभव है कि नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है ना। तो ये 2 इंटू 3 और ये 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स बोलते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स क्या हो गया, पंक्तियां किस में बदल जाए, स्तंभ में, और स्तंभ किस में बदल जाए, पंक्तियों में, ठीक है ना। मतलब आप ये किसी पे भी लागू कर सकते हो, जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लागू करना है, किसी भी मैट्रिक्स पे, कोई भी 2 इंटू 3 3 इंटू 4 कोई भी मैट्रिक्स हो उस पे आप लागू कर सकते हो इसको, ठीक है ना। परिवर्त मैट्रिक्स, तो सबसे पहला तो यही आएगा परिवर्त आव्यूह। दूसरे गुणधर्म की बात करेंगे तो इसके अंदर एक सममित और विषम सममित, सममित और विषम सममित आव्यूह होता है। नंबर 2 पे सममित एवं विषम सममित, तो इसमें सममित और विषम सममित 2 है ना। तो पहले बात कर लेते हैं अपने सममित आव्यूह की। अब जो ये सममित आव्यूह है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे लागू होता है, ठीक है। सममित और विषम सममित दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो वर्ग और मतलब पंक्ति और स्तंभ क्या हो, समान, मतलब 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ये होना जरूरी है सममित और विषम सममित के लिए। तो आपके पास मैंने कह दिया कि सबसे पहली बात है वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब देखो सममित मैट्रिक्स किसको कहेंगे, सममित मैट्रिक्स कहेंगे वो मैट्रिक्स यदि जिसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स थी आपके पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू है और उसको यदि मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं और उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू होगी वो दोनों यदि इक्वल है तो आप उसको सममित मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा में अपने पास यही लिखा हुआ है, एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए बराबर ए ट्रांसपोज। मतलब इसमें मैं नॉर्मल सी बात कर लूं तो ए बराबर क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल के लिए बात करें तो मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं। एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि 2 - 3 2 4, ठीक है, ये मेरे पास ए है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं, इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास सोचो क्या आएगा, 2 - 3 - 3 4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ।
अब देखो इन दोनों को मिला लो आप कि 2 - 3 3 - 4 2 - 3 3 - 4 बराबर है या नहीं है। ठीक है ना, दोनों बराबर है ना, सेम ही है या नहीं है। कि देखो आप वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा कि 2 - 3 3 - 4 दोनों सेम है। ठीक है, यदि ये दोनों सेम होंगे तो अब आपके पास इसकी वैल्यू a है और इसकी वैल्यू a ट्रांसपोज है, तो अपने पास यही तो कहा है कि दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वही आपका सममित। और इसी तरह से बात कर लेते अपने विषम सममित की। तो विषम सममित कौन सा होगा, आप देखो सममित को सिमेट्रिक बोलते हैं और सिमेट्रिक बोलेंगे और दूसरे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इंग्लिश में बात कर ले तो सिमेट्रिक आर्ग्यू मैट्रिक्स और विषम सममित के लिए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो विषम सममित में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा कि a बराबर -a ट्रांसपोज, मतलब यदि मैंने उसका ट्रांसपोज कर दिया ना तो उसकी वैल्यू में माइनस लग जाना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0 - 2 2 0। ठीक है, ये मेरे पास a था, यदि मैं इसका a ट्रांसपोज करूं तो 0 - 2 2 0। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो 0 - 2 2 0 आ जाएगा। तो ये मेरा -a ट्रांसपोज बन गया कि नहीं बन गया। तो यदि मेरा -a ट्रांसपोज बन गया तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो वैल्यू आई है वो बराबर है। ठीक है ना, माइनस लगने के साथ। तो आप क्या कह सकते हो, सममित और विषम सममित आपको समझ में, वैल्यू नहीं निकालनी है आपने, मतलब उसके जैसा दिखना चाहिए। अब देखो ये और ये एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है, बस माइनस लग गया बात। ठीक है ना, वो ट्रांसपोज था जबकि ये ट्रांसपोज है फिर भी इसके जैसा है, तो विषम सममित। और ये दोनों इक्वल है तो ये सममित। आई होप आपको सारी बात समझ आई होगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और होगी, सममित और विषम सममित के बारे में। पहले वीडियो पॉज कर कितना लिख लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। तो देखो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं आपके लिए, वो ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। सबसे पहले उसने बात की a + - b का ट्रांसपोज, तो ये नंबर 1 प्रॉपर्टी है। तो a ट्रांसपोज + - b ट्रांसपोज होता है। ठीक है, अब k ऑफ a ट्रांसपोज, इसको अपने क्या बोलते हैं, k ऑफ a ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2। और नंबर 3 पे बात कर ले, यदि a एक वर्ग अवयव है, यदि a एक वर्ग अवयव है तो a + a ट्रांसपोज क्या होगा, a + a ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होगा, सममित अवयव होगा। ठीक है ना, और a - a ट्रांसपोज क्या होगा, विषम सममित होगा। ठीक है ना, ये दो प्रॉपर्टी इस पे लगती है। उसके बाद अपने बात कर लें, और अभी देखो इसके अंदर आप दो चीजें और लिख सकते हो। क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यदि मैंने एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वापस वो ए मैट्रिक्स आ जाएगा। आपको खुद को ही पता है, जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज किया कोई मैट्रिक्स सपोज दैट, और उसका वापस से ट्रांसपोज कर दिया, तो देखो पहले ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, दोनों ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल, देन वापस ए। ठीक है ना, तो इसको ये प्रॉपर्टी यदि कहीं आ रही हो तो ध्यान में रखना। ठीक है, और इसी के अंदर एक और है 4 नंबर, वो क्या है, ए और ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज इंटू ए सममित होता है, हमेशा सममित अवयव होता है। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, सममित अवयव। ये बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो आपको याद ही रखने हैं, ये 4 प्रॉपर्टी। एक फॉर्मूला और है इसके अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, उसकी परिभाषा है कि यदि प्रत्येक अवयव को एक सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय प्रसार से लिखा जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को आप किस तरह से लिख सकते हो, उसके योग, सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया कि a बराबर क्या होता है, कि ये एक फॉर्मूला ही है कि a मैट्रिक्स 6 के बराबर होता है, सममित अवयव और विषम सममित अवयव के हाफ के योग के बराबर होता है।
के हाफ के बराबर होता है, ठीक है ना। और इसमें A प्लस ए ट्रांसपोज आपको पता है ये सममित है और ये विषम सममित, मैंने पहले ही चर्चा कर ली है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये अपने को कई बार सिद्ध करने के लिए भी देगा, ये अपने सिद्ध करेंगे ना तो फॉर्मूले की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। एक फॉर्मूला अपने को क्वेश्चन पे देगा कि प्रूव दैट ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो अपने को प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स दी होगी उसको लेके प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। बस एक पार्ट और रह गया इसका, आज 3.1 का जो इंट्रो है वो खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट बोले तो समान आव्यूह, इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी पेपर में, अपने पास पूछा जाता है कि दो मैट्रिक्स समान है तो समान आव्यूह कब होगी, यदि प्रत्येक मैट्रिक्स के अवयव बराबर हो। मतलब ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स है, उन दोनों मैट्रिक्सों के अवयव बराबर हैं तो उसको समान मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी परिभाषा के तौर पे अपने बात कर लें तो समान आव्यूह के संगत अवयव भी समान होते हैं, कि एक ही क्रम के दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हैं। तो संगत अवयव से मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये A11 है A12, मैं छोटी सी मैट्रिक्स लिखता हूं ताकि अपने ज्यादा टाइम ना लगे, और इधर मैंने लिख दिया B11 B12 B21 B22। तो ये मेरे पास A और B है, ठीक है। यदि A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A21 बराबर B21, A22 बराबर B22, यदि ये ऐसा है तो आप क्या कह सकते हो, A बराबर B, दोनों बराबर है तो यही हमारा समान आव्यूह कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इसका लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है ना। इक्वल मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्सों के अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही रहेगा। आज की वीडियो में आपको जो जो बात बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका इंट्रो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि आपने इंट्रो देख लिया ना तो आप उस चैप्टर के बारे में कभी कोई भी डाउट नहीं रहता। तो इंट्रो जरूर पूरा देखो, स्किप नहीं करना, बिल्कुल इंट्रो को पूरा A to Z देखना है ताकि आपके लिए वो यूजफुल हो सके, ठीक है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। जो मेरी ये वीडियो है आप सभी शेयर जरूर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।